लास्ट क्लास से कोई डाउट? एनी डाउट? लास्ट क्लास में हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे। सो लास्ट क्लास में हमने जस्ट सेक्शन 7 का रिवाइज कराया था और सेक्शन 8 पढ़ाया था, राइट? हाँ जी। सेक्शन 8 में क्या पढ़ाया था हमने? मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, राइट? मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है कि जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है, राइट? नेचुरली जो सप्लाई होता है वो अपनी मर्जी से किसी भी एक सप्लाई, सॉरी, एक गुड्स या एक सर्विसेज या दो गुड्स या दो सर्विसेज या कॉम्बिनेशन देयर ऑफ अपनी मर्जी से, मतलब जो कि नेचुरली बंडल नहीं होते, वो मिक्स सप्लाई होता है। और मिक्स सप्लाई में रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगता है? जो हाईएस्ट रेट होता है। और कंपोजिट में कौन सा लगता है? कंपोजिट होता क्या है? मतलब जो नेचुरली बंडल होता है, जैसे लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ आप लोग रिमोट, ओ सॉरी, माउस और कीबोर्ड बेच रहे हो, दैट इज अ नेचुरली बंडल, राइट? जैसे सामान बेच रहे हो तो सामान के साथ इंश्योरेंस भी जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी जाएगा, फ्रेट भी जाएगा, तो दैट इज अ नेचुरल बंडल। तो उस केस में क्या, कौन सा रेट लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ठीक है? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट दोनों सेम टू सेम है। सो पढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको सेक्शन 1 2 तो बता दिया था, 3 के पॉइंट पे डिस्टरबेंस आ गई थी। तो सेक्शन 1 क्या कहता है? सबसे पहले कि सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड अ टैक्स। टैक्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे प्यार से? सीजीएसटी कहेंगे। सीजीएसटी टैक्स लगेगा, ठीक है? किस पे लगेगा? ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। गुड्स पे, सर्विसेज पे और बोथ पे क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा, ठीक है? किस रेट से लगेगा? मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 20%। मतलब 20% से ऊपर सीजीएसटी नहीं लगेगा। उन्होंने साफ साफ बोला है किस वैल्यू पे लगेगा? जो वैल्यू सेक्शन 15 में डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है? और किस चीज पे जीएसटी नहीं लगेगा? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बोला था कि बाय द नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन द सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। यहां ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 ये कहता है कि ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सीजीएसटी लगाया जाएगा, एक्सेप्ट लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब जो भी लीकर होता है उसके ऊपर जीएसटी सीजीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन कलेक्ट किससे किया जाएगा? टैक्सेबल पर्सन से, ठीक है? देखो हमें बोला है कलेक्ट इन द सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। अगर एक बात बताओ, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है? आपने बोला जी मैंने ये सामान बेचा, अब जीएसटी कलेक्ट करना भूल गया, तो क्या वो पे करेगा? यस, शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। अगर आपके पास 100 रुपए कोई सामान बेचा था और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप 100 का सामान बेचते हो, आपको 18 रुपए जीएसटी लेना था, 118 रुपए लेके 18 रुपए गवर्नमेंट को देना था। आप बोलो जी मैं लेना भूल गया, गवर्नमेंट कहता ठीक है, 100 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18, 16 रुपए समथिंग बनता है। गवर्नमेंट कहेगा जो 100 रुपए आपने लिया है ना, उसके अंदर टैक्स घुसा हुआ है, और आप उसका मुझे प्रपोर्शनलिटी करके मुझे जीएसटी पे करो, ठीक है? तो इट मींस कलेक्ट तो करोगे इन द मैनर एज वी प्रिस्क्राइब, लेकिन आपको पे कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टैक्सेबल पर्सन की। और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, द सेंट्रल टैक्स। पॉइंट नंबर 2 नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वहां देख सकते हैं आप लोग, लेविड विद द इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज वी प्रिस्क्राइब, सॉरी, एज वी नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ये कह रहे हैं 5 प्रोडक्ट है ना पेट्रोलियम के, ये जब से टैक्स लगेगा, जब
गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी करेक्ट। विद कंसल्टेशन विद काउंसिल। काउंसिल क्या होता है? जीएसटी का एक मेंबर होता है, गठन होता है, ग्रुप होता है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है, बहुत स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, और वो सब मिलकर के डिसीजन लेते हैं कि हम इसको जीएसटी में लेके आना है कि नहीं लेके आना है। रीजन भी ये है कि इसके ऊपर जो वैट का रेट बहुत ज्यादा हाई है, करीब 50-50%, 100-100% का वेट लगता है इसके ऊपर। जीएसटी यहाँ तो 20% लगाया, अगर जीएसटी में आ जाएंगे तो 20% चार्ज करना पड़ेगा, तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। तो ये जो आपका लीकर है और पेट्रोल है, वो सारा का सारा आप इस पे जो वैट का रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर अगर आज पेट्रोल से वैट हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से पेट्रोल आपको 50-60 रुपए मिलने लग जाएगा, जो कि अभी 100 रुपए मिलता हाँ, है। सस्ता हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि रेवेन्यू का मेजर सोर्स ऑफ वो है अर्निंग्स रेवेन्यू, मान लो अगर ये ना हो तो रोड कैसे बने? मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट हमसे यहाँ से ले रही है, तो कहीं ना कहीं से उनको देना भी तो पड़ता है, सब्सिडी भी तो ठीक। बहुत जगह मिल रही है। तो जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है कि अभी तक इस जीएसटी के परव्यू में नहीं आया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब पढ़िएगा पॉइंट नंबर 3, 4 और 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पॉइंट 3, 4, 5 को डिटेल में 1, 2, 3 बार पढ़ लीजिए पहले। पॉइंट नंबर 3 नहीं, सॉरी, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5, इसको जरा डिटेल में 1, 2, 3 बार पढ़िए। फिर मैं आपको बताता हूं आरसीएम के कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। सबसे पहले हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन ये तीनों सेक्शन रीड करेंगे। तो पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए प्लीज। संजीव सर प्लीज म्यूट कीजिए। क्या सर? म्यूट कीजिए, म्यूट।
शुरू करें? यस सर। सो सबसे पहले ये सोच देखिएगा आप लोग, गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को नॉर्मली जो टैक्स पे करता है वो पे करता है सप्लायर। सप्लायर मीन्स सेलर, जो सामान मीन्स बेच रहा टैक्स पर्सन, टैक्स रजिस्टर पर्सन, मतलब जो रजिस्टर होता है, मतलब टैक्सेबल पर्सन। वो क्या करता है, जिसको सर्विस देता है, ये रिसिपेंट हो गया। रिसिपेंट बिजनेस मैन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सप्लायर है, सेलर है, वो अपने 1 लाख का बिल जो सर्विसेज इसको देता है, सपोज सर्विसेज का नाम बता दो, कुछ भी कंसल्टेंसी देता है सपोज करो, है। ठीक है। या 1 लाख का सामान इसको बेच दिया, कंसल्टेंसी दिया या गुड्स इसको बेचा, तो 18,000 का जीएसटी लेगा। ये बंदा इसको 1,18,000 रुपये देगा, और ये 18,000 रुपये किसको देगा, ये गवर्नमेंट को देगा। तो इस केस में इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं FCM, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है जिसमें सप्लायर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। क्लियर है? सपोज करो नितेश का एक शॉप है, नितेश एक बिजनेसमैन है, नितेश ने सामान गुड्स बेचा इनको मैन को, ठीक है। तो नितेश ने 1 लाख का बिल रेज किया, 18,000 मतलब 1,18,000 मैन ने नितेश को दिया, गवर्नमेंट को नितेश ने 18,000 गवर्नमेंट को बस कर दिया, 1 लाख अपने जेब में रख लिया क्योंकि उसने सामान बेचा था। ये क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है। काजल की बिजनेस कंसल्टेंसी है, राइट। काजल का बिजनेस कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी दिया रचना मैम को, उसने अपना 2 लाख का बिल रेज किया, 2,36,000 चार्ज किया। रचना मैम ने 2,36,000 काजल को दिया, काजल ने 36,000 गवर्नमेंट को दिया। ये क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। आप सपोज करते हैं रचना मैम इज एडवोकेट, मैं एग्जांपल तीसरा ले रहा हूं। रचना मैम इज एडवोकेट, ठीक है। उन्होंने कोई सर्विस आप बिजनेसेस को दिया है, रिलायंस लिमिटेड को दिया या एयरटेल लिमिटेड को दिया या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ठीक है। तो कुछ 12 या 15 लाइन आइटम ऐसे है जिस केस में सप्लायर कौन है, अभी हमारे एग्जांपल में एडवोकेट कौन है, सप्लायर कौन है, रचना मैम। लेकिन सर्विसेज किसको दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं। ये आप लोग मान लो उस पर काजल को दिया, काजल में कोई केस लग गया था, काजल के बिहाफ पे वो लड़ रही, उन्होंने 10 लाख का बिल रेज किया अपना, ठीक है। अब उस केस में अगर काजल जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, नितेश जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, टीकेसी एलएलपी रजिस्टर्ड पर्सन है, और उन्होंने 10 लाख का बिल किसी एडवोकेट ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, इस केस में सप्लायर कौन है, रजिस्टर्ड की सप्लायर। लेकिन टैक्स पे किसको करना है, रिसिपिएंट को। क्लियर है? पहले केस में क्या था कि जो रिसिपिएंट था वो सप्लायर को पे करता था, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता था। ये आरसी मतलब क्या होता है, रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है कि रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन सर्टेन XYZ सर्विसेज एंड सर्टेन गुड्स। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाला है एंड कुछ सर्विसेज को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाला है। क्यों डाला है पहले मैं वो भी बता देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा क्यों प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया हुआ है। देखिए, नॉर्मली जो पहले स्टार्टिंग में आया हुआ था, स्टार्टिंग में ये था कि जो छोटे छोटे टैक्स पेयर होते थे, जैसे जीटीए हो गया। जीटीए जानते क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट गुड्स। एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों को कितना होता है, लगता है आप लोगों को 20 लाख क्रॉस करते होंगे, करते होंगे, गुड। ये इंपॉर्टेंट है कि आप पकड़ पाओगे, क्यों, क्योंकि ज्यादातर कैश सब में होता कैश है। पे चलता है। सब यस, कैश पे चलता क्योंकि ज्यादा किस में चलता है, कैश में चलता है। है, कैश। राइट, बिल्कुल सही पकड़े। तो अब ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पे, अब देखा जाए तो जो अब जो टेम्पो चलाते हैं, जो वो चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनका तो एक एक बार का रेवेन्यू लाख रुपए भी हो जाता है। अगर मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी सामान पहुंचाना पड़ गया, अच्छे से लाख रुपए का बिल बैठ जाएगा, पेट्रोल वोट्रोल सब कुछ लेकर के, ठीक है। या कहीं भी सामान भेजो यार, एक बार में कम से कम 5-5 10 हजार ट्रक का भाड़ा होता है मिनिमम, ठीक है। तो क्या इनको पकड़ना इजी है, नहीं इजी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला,
कि हम इनका 20 लाख क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता। तो उन्होंने इनको, अब इस वाले एरिया पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पा रहा था, स्ट्रक्चर नहीं था। टीडीएस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया हुआ है, अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा हो। ठीक है, वैसे अभी ई कॉमर्स में आगे इस एग्जाम्पल में ई कॉमर्स भी आएगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि जो आप लोग ये जो अनस्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि अब इनके पास बोलोगे तुमने पूरे साल में कितना सेल किया, मुझे सेल बुक दो, बोलोगे जी मैं तो पढ़ा लिखा हुई नहीं, मैं कहां से दूं, मुझे नहीं पता जी, मैंने तो टम्पो पर चेंज किया है और मैं चला रहा हूं टम्पो। हालांकि जीटीए सर्विस होने के लिए आपके पास वो होना चाहिए, क्या होता है, धर्म काटा पर्ची। अगर धर्म काटा पर्ची नहीं तो जीटीए नहीं है, वो नॉर्मल टेम्पो वाले होंगे, तो उस पर जीटीए नहीं लगता। बट प्रैक्टिकली हम सब पे लगा देते हैं। बट आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। अब मान लो इसने 20 लाख कमाया, इसने 22 लाख कमाया, इसने 24 लाख कमाया, लेकिन कच्चे में होगा, गवर्नमेंट इसको ट्रैक नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसने बिल किसके दिया है, जगदम्बा ट्रांसपोर्ट ने किसको बिल किया है, रिलायंस को। जगदम्बा ट्रांसपोर्ट ने किसको बिल किया है, नितेश एंड कंपनी को। जगदम्बा ट्रांसपोर्ट ने किसको बिल किया है, टीकेसी एलएलपी को। जगदम्बा ट्रांसपोर्ट ने किसको बिल किया हुआ है, काजल एंड कंपनी को। जी ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे करोगे। आपने अपने अपने बुक्स में तो खर्चा क्लेम करोगे ना। अगर आपने किसी को पैसा या तो कैश में दिया हो या चेक से दिया हो, अपने किताबों में तो खर्चा बुक करोगे करोगे। तो जितना खर्चा बुक किया है आप उसके ऊपर आरसीएफ पे करो। तो क्या गवर्नमेंट पास टैक्स पहुंच गया, पहुंच गया। उसके बाद कहता है कि अगर आपने आरसीएफ में टैक्स पे किया है तो उसका इनपुट भी ले लो। हम गवर्नमेंट क्या कहती है, हम इनपुट देने को तैयार हैं, आप आरसीएफ में टैक्स पे करो और इनपुट लो। वैसे ही एडवोकेट की सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी कर रखा है उन्होंने। गवर्नमेंट की सर्विस, सॉरी एडवोकेट की सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, तो एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन लेने की जिम्मेदारी ही नहीं है, और जिम्मेदारी नहीं तो कलेक्ट नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आ जाओ इधर, रिसिपिएंट विल बी पेइंग द टैक्स ऑन दिस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लिस्ट है। आपके बुक के सबसे पीछे लास्ट पे पहुंच जाइए बुक में, और वहां पे आरसीएम के लिस्ट होंगे आपके पास। आरसीएम ऑफ गुड्स, आरसीएम सर्विसेज के लिस्ट है, वो प्लीज खोलिए। तो पहले लिस्ट पढ़ेंगे, फिर हम सेक्शन पढ़ेंगे। वैसे ही दोबारा एक बार एग्जांपल देखिए, अगर सपोज करो अगर आप लोग फ्लिपकार्ट मिंत्रा से सेल करते हो, फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे अगर आप लोग सेल परचेज करते हो कुछ भी, मैंने जिस दिन बुक ग्रुप में डाला था उसमें दो ये भी लिस्ट भी डाली होगी, देखो आप लोग ऑनलाइन वाले, हाँ जी, हाँ आप जी। लोगों के पास ये बुक वो होगा, जी सर, हाँ। और ऑफलाइन वालों को बुक के पीछे छपी हुई है। ठीक है जी। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, दोबारा कंसेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ थोड़ा सा, आरसीएम को। आरसीएम को क्या, ई कॉमर्स वाले भी ये सेक्शन 9(5) में आएगा। फ्लिपकार्ट, amazon, ठीक है, ओला, उबेर, रैपिडो, agoda.com, ठीक है, और वो जो कौन से होते हैं ऑनलाइन वाले, जो और सारे होते हैं जो घर में भी आते हैं, अर्बन, काम ठीक कराने, अर्बन कंपनी। ठीक है, ओयो होटल जो चैन है वो। अब इन सब ये क्या है, अगर आपको यहाँ बिजनेस करना है, यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ले लेता है। ठीक है, क्या इसका 20 लाख क्रॉस होगा, आई डोंट नो, होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हाँ। अगर ये सामान बेचेगा, पकड़ में रडार में तो आएंगे नहीं, तो कहता है ₹1 से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, इस केस में दो चीजें लगता है, इसमें उन्होंने टीडीएस और टीसीएस का रोल इसके ऊपर डाल दिया है। फ्लिपकार्ट अमेजन वाला जो केस लगेगा, गुड्स वाला केस जो लगता है, उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि टीसीएस काटोगे आप लोग। ठीक। जितने का सामान ये बेचेगा ना बंदा, किसको बेचेगा, किसी भी रिसिपिएंट को बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है। तो आप 1% मान, अभी 1% रेट देख लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं है 1% की 0.59% है, मतलब वन एक एक परसेंट है। परसेंट 2% है या 0.5 मिलकर 1% है, मान लेते 1% है।
तो अगर आपने इस वाले दुकानदार ने कोई 5,000 का सामान बेचा, 900 रुपये उस पर जीएसटी चार्ज किया होगा, तो 6,900 रुपये ये तो इससे लेगा। 6,900 रुपये ये किसको पे करेगा? इनको, फ्लिपकार्ट को। उसमें से ये 100 रुपये, मान लो 1% बनता है, तो 5,000 का 1% 50 रुपये बनेगा। तो 50 रुपये काट के 5,850 रुपये, 50 रुपये काट करके 5,850 रुपये इसको मिल जाएगा। ये 50 रुपये किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इसने 5,000 का सेल किया है। 5,000 का सेल किया तो भाई 900 रुपये जीएसटी दो। ठीक है। वैसे होटल सर्विसेज वगैरह पे अब नॉर्मली क्या होता है, ये ओयो ग्रुप ऑफ चैन, अगोडा ग्रुप ऑफ चैन जो होते हैं, फैब होटल्स भी होते हैं, बहुत सारे हैं ना, वो फैब होटल्स वगैरह है। अब इस पे रजिस्टर लोगे आप, हाँ अच्छा इसमें वो भी आ गया, जोमेटो, स्विगी, जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं जो अपने आप को जोमेटो स्विगी पर रजिस्टर करा लेते हैं। ठीक है, 20 लाख क्रॉस होना हो, गवर्नमेंट ने इसके थ्रू बेचा होगा ना सामान। तो ठीक है जी, ये हम्म, जब जोमेटो स्विगी को, अभी आप लोग किसको पेमेंट करते हो? यहाँ ये बंदा सप्लायर है, हम रिसिपिएंट है। हम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर डालते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑर्डर पहुंच जाता है, फिर पेमेंट हम किसको करते हैं? जोमेटो स्विगी करते हैं। जोमेटो स्विगी उसको पेमेंट करता है 1% टीडीएस काट करके। इससे क्या होगा? 1% टीडीएस, टीसीएस, सॉरी टीसीएस, टीडीएस नहीं, टीसीएस काट के किसको पेमेंट करता है? सप्लायर को। इससे क्या होगा? जब जोमेटो, ओला और अपनी रिटर्न फाइल करेंगे कि हाँ जी मैंने इस सप्लायर का इतना जीएसटी काटा है, इट मीन उसने अपने जीएसटी आरोप शो किया कि नहीं किया, राइट? तो वहां से गवर्नमेंट का रेवेन्यू यस, रडार में आ जाएगा, तो जीएसटी कलेक्शन इजी हो जाएगा। क्लियर है? रडार की गवर्नमेंट, ये जो व्यापारी हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जो स्मॉल रजिस्टर है, उनके पीछे भागे। इससे अच्छा क्या है कि जो बड़े प्लेयर है उनको पकड़ो ना, वो कलेक्ट करके खुद देंगे। क्लियर है? डन। यस सर। सो अब ये सेक्शन 995 के ऊपर है ये। तो ये कलेक्शन इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को आरसीए में डाल दिया, कुछ सर्विसेज को ई कॉमर्स बोल करके टीसीएस वाले क्लॉज में डाल दिया। क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ, पहले गुड्स पढ़ लेते हैं, गुड्स का छोटा लिस्ट है। ये रहा, ऐसा ऐसा पेज दिख रहा होगा, जी। दिख गया? बिल्कुल लास्ट में होगा। हाँ जी। ये 2014-24 के बाद इसमें अमेंडमेंट आई नहीं है, ये लेटेस्ट है। तो ये मत सोचना आप लोग की पुराना है, अपडेटेड यही है। ठीक है जी। ये गुड्स है। देखिए, अब यहाँ पे भी इन्होंने गुड्स को, ये सर्विसेज को आरसीएम में क्यों डाला? इतनी सर्विसेज है बस आरसीएम में, देख लो। इतनी नहीं है, बहुत है यार, 5 6 बहुत है। 8 है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये गुड्स है आप लोगों का। देखिए, ये नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। अब एक बात, तो किसान को कहां बोलोगे भाई कि तुम जीएसटी रजिस्टर लो? ठीक है। और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लेना। सारे एग्रीकल्चर जो धान उगा रहे एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। पढ़ना चाहेंगे क्या? तो एक काम कीजिए, पढ़िए, चलिए डेफिनेशन में पहले, अगर आपको एग्रीकल्चर डेफिनेशन पढ़ना है तो पहले डेफिनेशन में पहुंचिए। यहाँ पे देखिए, है एग्रीकल्चर, ढूंढिए, नहीं तो आईजीएसटी एक्ट में होगा। यहाँ नहीं है तो आईजीएसटी एक्ट में जाइए। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 2 पे आइए सब लोग, अपने बुक्स के पेज नंबर 2 पे एग्रीकल्चर डेफिनेशन पढ़िए। कहाँ पे है? ये रहा, हाँ। एग्रीकल्चर का ये डेफिनेशन नहीं है, देखिए। एग्रीकल्चर मीन्स एनी इंडिविजुअल, सबसे पहली बात। कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ फैमिली। सबसे पहली बात यहाँ पे, जो हमने 14% पढ़ाए थे वो नहीं है, यहाँ पे केवल दो है, इंडिविजुअल और एचयूएफ फैमिली। ठीक है। तो एनजीओ सोसाइटी वगैरह करती है एग्रीकल्चर का काम, तो उसके ऊपर आरसीए वाला क्लॉज नहीं आएगा। ठीक है जी। एग्रीकल्चरिस्ट, जिसके पास, देखिए, हु अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ऑन लेबर, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, और बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेबल इन कैश काइंड और हायर लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। सिंपल सी बात है, इन्होंने साफ बोल दिया, अगर इंडिविजुअल कोई फसल उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और एक्चुअल, तो वही एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है। क्लियर है? दोबारा आ जाइए अब आप लोग अपनी लिस्ट पे, आरसीएम की लिस्ट पे। देखिए, इस केस में एग्रीकल्चर जो होगा, किसान होगा, वो कैस्यू नट्स उगाएगा, राइट? इसका मतलब काजू होता है। हाँ। हाँ, काजू उगाएगा,
और किसको बेचेगा? रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट। को। अब रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है। यार सबसे पहली बात होता क्या है, जब किसान फसल उगाते हैं, राइट, तो वो किसी ना किसी को बेचते हैं आगे, फिर प्राइमरी मार्केट से हमारे कंपनी में आता है, कंपनी फिर उसको छांट पाट के पैकिंग करके फिर हमें बेचती है। तो अगर ये किसी एग्रीकल्चर पर्सन को बेचता है काजू, ठीक है, तो कौन टैक्स पे करेगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें सप्लायर कौन है? किसान। लेकिन टैक्स कौन पे कर रहा है? रिसिपिएंट, जो रजिस्टर्ड पर्सन है। क्लियर? अगर किसान ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच दिया तो लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलिए। ये वीडी रैपर्स, वीडी रैपर्स क्या होता है यार? तेंदू लिप्स जो भी होता है, तेंदू के लीव्स होते हैं जो वो ग्रीन कलर का, वो बीड़ी की जिससे बीड़ी बनता है। बीड़ी की पैकिंग होती है जिसके अंदर, हाँ, वो उसको तेंदू लीव्स बोलते हैं। ठीक है जी, बीड़ी जिससे बनता है, तो कौन पे करेंगे? टोबैको रजिस्टर्ड लीव्स, पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी। फॉलोइंग इसेंशियल्स वाइल अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट सिट्रस नेमली फ्रूट्स। पिपरमेंट, पिपरमेंट, अदर मिंट, मीठा, पता नहीं क्या क्या है। अगर ऐसा भी होगा तो इसमें देखो इन्होंने एग्रीकल्चर नहीं बोला है, कौन बोला है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा तो उसका आरसीएम लगेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज मैंने अब तक देखा नहीं है, एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसा कोई क्लाइंट है नहीं, यूज नहीं होता मेरे पास। ठीक है जी। फिर सिल्क यार्न, एनी पर्सन हु इज मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क यार्न किसको बेचता है? रजिस्टर्ड पर्सन को। आरसीएम कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। रॉ कॉटन, एग्रीकल्चरिस्ट बंदा किसको बेच रहा है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन को। नेक्स्ट आइए, हम्म। सप्लाई ऑफ लॉटरी, सप्लाई ऑफ लॉटरी कौन किसको बेचता है? लॉटरी के टिकट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी। अगर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर उस पर जीएसटी पे करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है यूज्ड व्हीकल। ये इस बार मैं 2025 में क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था, तो मुझे समझ में आया। यूज्ड व्हीकल जो होता है ना, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चालान वालान नहीं पे करने पे व्हीकल सीज कर लेती है, उसके बाद उसको हम्म। सेकेंडरी मार्केट में बोली लगा बेचती है ना। तो अगर ऐसा भी है तो जो बंदा उससे परचेज करेगा वो पे करेगा आरसीएम। क्लियर है जी। नेक्स्ट जी। इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, मेटल स्क्रैप। प्राप्त। ठीक है जी। तो ये आपका गुड्स था। क्लियर है? इसमें से कुछ हम्म। पूछना तो पूछ लीजिए। और एक काम कीजिए, ये 10 मिनट में ना वीडियो खत्म होने वाली है, जूम कॉल खत्म होने वाला है। तो मैं आरसीएम के कॉन्सेप्ट में चाहता नहीं कि मेरा लिंक खत्म हो, तो अभी ही हम इसको दोबारा स्टार्ट कराते हैं जूम कॉल। मैम, ऑनलाइन जो जो बैठे जी। हुए हैं प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। रचना मैम, जपलीन, संजीव सर, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट जो है आरसीएम का है, और उसमें मैं चाहता नहीं कि जी। कुछ इशू हो। तो सेम लिंक से जी सर। ज्वाइन कर लीजिए दोबारा। जी सर।